हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वर्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन सीरीज। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है ये। कि पहली चीज़, स्क्रीन पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। वो एग्जांपल्स हैं जो अपने एकेडमिक टाइम में, जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपने ये ज़रूर पढ़े होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते आ रहे हैं तो आपको पता होगा ये कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तीसरी चीज़, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें प्रेपोजिशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एसएससी, CHSLO, CPO, CGL, CDS या फिर आप UPSC लैंग्वेज स्किल्स की बात करिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक वर्ड के मीनिंग के साथ, एक नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग के साथ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके टोटल टाइप्स कितने हैं। मैंने ट्राई करा है कि जितने भी प्रेपोजिशन हम आगे पढ़ने वाले हैं वो हम कैटेगरी वाइज पढ़ें। उससे याद करने की पावर बढ़ती है, रिटेनिंग पावर बढ़ती है। आप कितने टाइम तक किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, है ना। तो कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैटेगरी जो हम देखेंगे, वर्ड विद नो प्रेपोजिशन। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन, कुछ बोलते हैं प्रेपोजिशन। सो डजंट मेक मच डिफरेंस। आप कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेपोजिशन यूजली ज़्यादा प्रोनाउंस किया जाता है। सो पहला पार्ट है वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। अच्छा, टाइप्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ है। टोटल हमारे सराउंडिंग में या एक डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करी जाएगी तो कितने वर्ड्स हैं? ऑलमोस्ट मिलियंस, मोर देन मिलियंस वर्ड होंगे वहाँ पे, ठीक है। हर एक वर्ड की एक अपनी प्रेपोजिशन होगी, और जो वर्ड प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं वो भी प्रेपोजिशन का ही पार्ट है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन नहीं लेते अपने साथ, ठीक है। तो हम सारे वर्ड्स नहीं पढ़ सकते, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए कि वो सारे प्रेपोजिशन, सारे वर्ड्स पढ़े और उसके बारे में उसको जानकारी हो। तो हमने ट्राई किया है, मैंने ट्राई किया है कि जितने 8 से 10 साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पैटर्न आया है, एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो इंक्लूड करूँ मैं इसमें, ताकि आपको एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करने में आसानी हो, चीज़ें समझने में आसानी हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, वर्ड्स विद फिक्स प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके आप फिक्स प्रेपोजिशंस होंगे। ये बहुत इजी होगा, बहुत आसान से टॉपिक है, ये आपका फिक्स्ड होगा और बहुत कम है, लिमिटेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी जाए तो। वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा इसके साथ। जैसे डाई ऑफ, आपने सुना होगा डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई फॉर। डाई का मतलब है मरना वाला बोल रहा हूँ मैं, डाई यहाँ पे, ठीक है। वो बाल डाई करने वाला डाई नहीं है। सो डाई ऑफ अ डिजीज, डाई ऑफ अ डिजीज, कोई भी डिजीज ले लो आप, कैंसर ले लो या फिर हार्ट अटैक ले लो या फिर कोई भी ऐसी चीज़। डाई फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट से कोई डेथ हो जाती है, हंगर से डेथ हो जाती है, कोई प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे डाई फ्रॉम। अब मैं यूज़ करूँगा डाई फॉर योर कंट्री, या फिर डाई फॉर अ कॉज, किसी कॉज के लिए, किसी चीज़ के लिए मर जाना। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ड के साथ मैंने 3 प्रेपोजिशन यूज़ करी और तीनों प्रेपोजिशन की वजह से उसका वर्ड का मीनिंग जो है वो एंटायरली चेंज हो गया। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको बिल्कुल सेपरेटली हम पढ़ेंगे। नाउ कम्स कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशंस। ये क्या होता है? ये ऐसा है जैसे आपने सुना होगा बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिड्स। तो ये क्या है? ये जो मैंने 5 वर्ड्स बोले ना अभी, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और इन सब का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही मतलब होता है, बीच में, किसी 2 चीज़ों या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कोई भी रिलेशन, समझौता या किसी भी तरीके की चीज़, बस 2 चीज़ों या उससे ज़्यादा के क्वांटिटीज़ के बीच में या इंसानों के बीच में कोई चीज़। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैटेगरीज बहुत हैं। सो ट्राई करते हैं फर्स्ट कैटेगरीज के साथ, पर एक्सक्यूज मी, उससे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो, प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर जो आप कहीं लेक्चर्स देखेंगे इसके या क्लासेस में देखेंगे, 10 मिनट में कंपाइल भी कर लेते हैं लोग इसे, ये 20 मिनट में भी हो जाएगा, 1 घंटे में भी हो जाएगा। और सही बोलूँ, अगर जो प्रेपोजिशन के इन डेप्थ में पढ़ाई करनी है तो 4 घंटे का लेक्चर भी इसके लिए कम है। तो इसी वजह से इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेज में, मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एक स्ट्रक्चर मिल सकता है, एक कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको यही समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रेपोजिशन क्या होता है। जैसा कि वर्ड है प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन, आप कुछ भी कह सकते हैं।
प्री, प्री का मतलब है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है जो भी चीज़ पहले आती है। तो जब भी हम किसी पोजीशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन क्या है, उसके स्थान, प्लेस, आगे पीछे या जो भी है, प्री का मतलब है आगे, आगे का स्थान। अब ये देखते हैं कि वो कहाँ पे यूज़ होगा। कोई भी नाउन या प्रनाउन है वो उससे पहले यूज़ होगा हमेशा प्रेपोजिशन। कुछ केसेस ज़रूर हैं, एक्सेप्शंस हैं जिसमें प्रेपोजिशन एक नाउन या प्रनाउन के बाद में यूज़ होता है। वो 3 केसेस हैं यूजुअली। नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स लिए मैंने। नाउ रिलेशन, अब ये करता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक नाउन या प्रनाउन के पहले जब भी एक प्रेपोजिशन लगती है तो वो नाउन या प्रनाउन को उस बाकी के सेंटेंस से जोड़ता है, उसका उससे रिलेशन बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेपोजिशन क्या करती है, प्रेपोजिशन के बहुत सारे काम हैं। एक पहला आप ये समझ सकते हो कि वो एक पोजीशन बताता है, वो एक सोर्स बताता है, वो डायरेक्शन बताता है, वो मेथड बताता है, बहुत सारी चीज़ें करता है एक प्रेपोजिशन। जैसे मैंने डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई फॉर बोला था, फॉर। सो अलग अलग सेंस बन गए थे उसके, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज़ अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। सो इसमें क्या, इसमें ये बोला कि कैट कहाँ है, टेबल के नीचे बैठी हुई है, अंडर द ट्री। जब भी कोई स्ट्रक्चर यूज़ होता है, जैसे ट्री और टेबल यूज़ हुआ, तो वहाँ पे हम अंडर यूज़ करते हैं, याद रखना, अंडर द ट्री होता है, बिलो द ट्री नहीं होगा। खैर वो हम आगे देखेंगे, ये जस्ट एक हिंट था। नाउ वी नीड रूफ ओवर अस, छत, छत की बात हो रही है, वी नीड अ रूफ आएगा यहाँ पे। नाउ वी नीड अ रूफ ओवर अस, हमें क्या चाहिए, एक छत चाहिए हमारे ऊपर। तो इसमें क्या बताया इसने, अंडर द, जब मैंने बोला था अंडर द टेबल, तो वहाँ हम एक प्लेस की बात कर रहे थे। जब मैंने ये बोला वी नीड अ रूफ ओवर अस, अगेन हम एक सोर्स की बात कर रहे हैं, या फिर हाँ यहाँ पे ये सोर्स की तरह यूज़ हो रहा है। प्रेपोजिशन सोर्स का सेंस दे रहा है। आई गो टू स्कूल बाय बस, अगेन ये एक मेथड या मीन्स बता रहा है। मैं स्कूल किससे जाता हूँ, मैं बस से जाता हूँ, है ना, कोई पैदल भी जाता होगा। सो प्रेपोजिशन में जैसे मैंने बताया वो हमेशा पहले यूज़ होगा, बट कुछ एक्सेप्शन हैं, वो एक्सेप्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे जब वो आएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप्स देख लेते हैं। पहली चीज़ हमेशा आप याद रखना, इंटेरोगेटिव, इन्फिनेटिव केसेस और आरपी जो मैंने लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर जो किसी को रिलेटिव प्रोनाउन में प्रॉब्लम है या इंटेरोगेटिव में प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमारे पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत इन डेप्थ में बताया गया है ये सब चीज़ें। नाउ इंटेरोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन और इन्फिनेटिव केसेस में हमेशा आपका जो प्रेपोजिशन का प्लेस है वो लास्ट में होगा, नाउन के बाद होगा। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। हु वाज ही टॉकिंग टू, हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया ये, अगेन हु वाज ही टॉकिंग टू, तो लास्ट में आया। अब देखते हैं इन्फिनेटिव केस। इन्फिनेटिव केस आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। टू, जब भी एक प्रेपोजिशन टू की बात हो रही है, वो जब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के बाद यूज़ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव केस, या विदाउट इन्फिनेटिव केस जब टू नहीं यूज़ होता है। अभी जब प्रेपोजिशन की बात करी जाएगी तो टू नाउन के सेंस में यूज़ होगा, नाउन के साथ यूज़ हो रहा होगा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। जितना भी कंफ्यूजन है बाद में दूर हो जाएगा। एक छोटा सा हिंट था आपके लिए। नाउ ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद, ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद, आई नीड अ पेन टू राइट विद, तो वहाँ पे यूज़ होगा। आई नीड अ हाउस टू लिव इन, आई लिव इन अ हाउस। सो इन्फिनेटिव केसेस में आ रखा है यहाँ पे। these days no airlines are safe to travel by, अभी बताया था जब भी कोई मेथड, सोर्स, मीन्स होगा जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन का आता है, वहाँ पे हमेशा बाय लगेगा आपका। आगे हम सब देखेंगे, डो नॉट कंफ्यूज विद दिस इज द पिक्चर दैट शी ऑलवेज टॉक्स ऑफ। अगेन यहाँ पे दैट क्या है, दैट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, दिस इज द पिक्चर, फर्स्ट क्लॉज, शी ऑलवेज टॉक्स ऑफ, सेकंड क्लॉज इसको जोड़ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगेन लास्ट में आपका क्या लग गया, प्रेपोजिशन। हियर इज अ वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर, अगेन प्रेपोजिशन लास्ट में। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ऑल्दो हमने वर्ब और एडजेक्टिव नहीं पढ़े थे अभी तक, तो एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। ये चीज़ मेरी फेवरेट है जब मैं रिवीजन पे जाता हूँ, ठीक है। तो रिवीजन क्या है, नाउन प्रोनाउन आपको पता है, वर्ब क्या है, वर्ब पहले बहुत बार बता चुका हूँ, अगेन लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि प्रेपोजिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब हमेशा फॉर्म और स्टेट बताता है, फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, ठीक है। स्टेट रन, रनिंग या रैन, अगेन सेम चीज़ है, फॉर्म और वो स्टेट आपकी।
कि आप कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, गो, वेंट, गॉन, इसकी 3 फॉर्म्स हैं, गो, वेंट पास्ट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म आपकी, कम, केम सेकंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं किसी भी वर्ड की, उसे बोलते हैं हम वर्ब्स। वर्ब्स आपका ये बताता है कोई चीज़ पास्ट में हो रही, प्रेजेंट या फ्यूचर। एडजेक्टिव क्या है, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, फ्रेश फ्लावर्स, ठीक है, ब्लैक बाइक, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम ये यूज़ करते हैं जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, डिस्क्राइब करता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रपोजिशन में जॉइन नाउन टू अनदर, 2 नाउन को आपस में जोड़ेगा, या फिर नाउन टू वर्ब को आपस में जोड़ेगा, नाउन टू एडजेक्टिव को आपस में जोड़ेगा। अब इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत इसलिए है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। रटने के लिए अगर मैं बोल दूं कि एट और इन प्लेसेस में कहाँ यूज़ होगा, एट और इन टाइम के साथ कहाँ यूज़ होगा, तो मैं सही बता रहा हूँ, एक टाइम पे आके आप सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा आपका दिमाग, कि आपको समझ में नहीं आएगा उसके बाद। इसलिए बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट। जॉन इज़ इन द क्लासरूम, तो जॉन और क्लासरूम को ऐड किया। शी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से गिर गई या उसका पैर फिसल गया। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, प्राउड क्या है आपका, कंट्री क्या है, कंट्री आपका नाउन हो गया आपका, प्राउड क्या है, एडजेक्टिव। नाउ अब स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा, अगेन एक छोटा सा रिवीजन। 4 पॉइंट लूंगा मैं इसमें रिवीजन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, इसके ऊपर अगेन मैं पहले भी समझा चुका, बाद में और समझाऊंगा जब आगे स्लाइड जाएगी। जब भी एक वर्ब के बाद आपका प्रेपोजिशन यूज़ होता है, वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बट जब उस वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन आती है और उस प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का बन जाता है। अब देखते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सुनने में बहुत कंफ्यूजन है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ये जो द टेबल है, ये ऑन के बाद है। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। उससे पहले क्या है, एक वर्ब है, और उससे पहले क्या है, ये एक सब्जेक्ट हो गया आपका। तो जो बुक है उसके बाद वर्ब है, उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक प्रेपोजिशन का होता है। इसको याद रखना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे मैं अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। आई डिड नॉट टॉक टू हिम, आई डिड नॉट, ये आपका वर्ब हो गया, टॉक टू हिम। अगेन ये दोनों आपका वर्ब एक क्वांटिटी बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। टॉक टू हिम, यहाँ पे अगेन आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ही रहता है, पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट अगर जो आपको सुनने में समझने में दिक्कत हो रही है, तो आगे हम अच्छे से इन डेप्थ में समझेंगे जब उसका टॉपिक आएगा। अब प्रेपोजिशन समटाइम्स में है मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, देखो आप रिपीटेडली कोई चीज़ पढ़ते हो, रिपीटेडली पढ़ने से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, आप उसे रट सकते हो। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप अगर जो 2 साल से 1 साल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप बार बार चीज़ें पढ़ रहे हो, और अचानक से एक नया कॉन्सेप्ट एसएससी ने डाल दिया एग्ज़ाम में, या किसी और एग्ज़ाम ने डाल दिया, तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझने में शायद फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा रटना पड़ेगा। पर अब जो आपको कॉन्सेप्ट कंक्रीट तरीके से याद है, समझ में आते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़, न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमेशा ये याद रखना कि जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, वो सेंटेंस आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हो कि, एक पहले एग्जाम्पल लेना, आई गेव मनी टू जॉन एंड हिज ब्रदर। अगर जो आप ऐसे ही सेंटेंसेस पढ़ोगे तो मेरी बात मान के चलना, आप सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से पहले अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि आई सब्जेक्ट है, गेव क्या है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, मनी क्या है आपका, मनी यहाँ पे आपका नाउन हो गया, टू क्या है प्रेपोजिशन हो गया, और जॉन एंड हिज ब्रदर क्या हो गया, अगेन मोर देन वन ऑब्जेक्ट। तो आप जब इस तरीके से चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे। अब कंफ्यूज मत होना मैंने क्या बोला है, कमेंट में लिख देना अगर कुछ प्रॉब्लम है, अच्छे से समझा दूंगा। द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन, अगेन रन्स ओवर कहाँ, हिल्स और प्लेन। द रोड है वो टेढ़ी बेढ़ी घूमती हुई जाती है, जैसे आपने यूजुअली वैली में देखा होगा, हिल्स में नहीं वैली में होता है ऐसा यूजुअली, कभी चढ़ाई आती है कभी प्लेन एरिया आता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगो, द मैंगो अमंग बॉयज एंड गर्ल, अगेन यहाँ मोर देन वन ऑब्जेक्ट आ गया। अ क्लॉज कैन बी द ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जब बीच में आया तो वहाँ पे 2 क्लॉजेस थे, फर्स्ट क्लॉजेस और सेकंड क्लॉज जो था उसको ज्वाइन करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज हुआ था। अब देखते हैं, आई वॉज प्लीज्ड विद वट शी डिड फॉर मी, तो ये पूरा जो क्लॉज है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। सेकंड चीज में भी वही है,
मैं बहुत खुश हुआ, पहले मैं बहुत खुश हुआ जो उसने मेरे लिए किया, जो उस लड़की ने, जो भी उसकी फ्रेंड रही हुई या जो भी रहा हुआ, उसने किया। पे अटेंशन टू व्हाट योर पेरेंट्स से, उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। अच्छा एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस क्या हो गया? टाइम हो गया वक्त, जब भी एक सेंटेंस के आखिर में एक वक्त का जिक्र होता है या प्लेस का जिक्र होता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, नेक्स्ट लेक्चर्स लेंगे तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आई डोंट लाइक टू गो फ्रॉम हेयर, ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट थी, परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब हम सीधा जंप करेंगे एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स आई मीन जो मेन क्वेश्चन हैं, 15 से 20, इनफैक्ट 20 से ज़्यादा हैं ये प्रेपोजिशंस वाले वर्ड्स, जिनमें आपके जो आपके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपके प्रेपोजिशन नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले उससे। एंटर, ये जितने भी मैं वर्ड्स लूँगा, देखो ऐसा नहीं है कि और वर्ड्स नहीं है, किसी भी बुक में आप देखोगे शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए 10 से 15 सालों में, वो सारे इंक्लूड करें यहाँ पे, और जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो इंक्लूड करें, और जो लैंग्वेज स्किल्स के लिए ज़रूरी है वो भी इसमें होंगे। एंटर, कम इनटू, एंटर का मतलब क्या होता है? कम इनटू। तो एंटर में ऑलरेडी क्या है? इनटू है। और सबसे ज़्यादा प्रेपोजिशन जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि योर फ्रेंड एंटर्ड इनटू, या फिर राम एंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, या फिर राम एंटर्ड इनटू कॉन्फ्रेंस हॉल, या समवन एंटर्स इनटू समवेयर। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसी वजह से, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि एंटर के साथ इनटू आता है और ये इसका सेंस बनता है, बट एंटर के साथ ऑलरेडी एक इनटू होता है, कम इनटू। आप दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एंटर के साथ इनटू नहीं यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स, ही एंटर्ड इनटू द रूम, अगेन इनटू गलत है। नाउ ही एंटर्ड द कॉन्फ्रेंस हॉल ऑन टाइम, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में टाइम पे पहुंच गया। ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन अ हरी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ही कम इनटू, या केम इनटू, सेकंड फॉर्म आएगी, केम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन अ हरी। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। रिटर्न, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट मैंने देखा है कि सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स की नहीं, और सोशल मीडिया में या कोई बात करता है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है इस चीज़ का कि एंड रिटर्न के साथ बैक वर्ड को यूज़ करेगा वो, बहुत ज़्यादा देखा है मैंने। इनफैक्ट मैं भी पहले ये यूज़ करता था जब तो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था अच्छे से। नाउ प्लीज़ रिटर्न माई बुक, रिटर्न बैक माई बुक यूजली करते हैं यूज़ लोग। ही रिटर्न फ्रॉम द जर्नी लास्ट मंडे, ही विल रिटर्न बैक फ्रॉम हिज ट्रिप टुमारो। नाउ ही विल कम बैक फ्रॉम हिज ट्रिप टुमारो, ये भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों, कम बैक और रिटर्न, दोनों ही सही है। नाउ इन्वेस्टिगेट, ये अगैन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका एक एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, क्योंकि शायद आप लोगों को पसंद आएगा, आप रिलेट कर सकते होंगे इससे। इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना, कोई भी जांच पड़ताल करना, या फिर कोई भी केस है उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, है ना। पहले एग्जाम्पल देते हैं, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटेड द मनी हाइस्ट केस ऑफ द मिंट ऑफ स्पेन। अच्छा, जो भी ये वाला सीजन देख रहा होगा मनी हाइस्ट, उसे पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और जो नहीं देख रहा होगा शायद वो एक एग्जाम्पल की तरह इसको ले सकते हैं। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटेड या इंक्वायर्ड इनटू द मनी हाइस्ट केस ऑफ द मिंट ऑफ स्पेन। ये हाइस्ट है, हीस्ट नहीं है, बहुत लोग उसे हीस्ट बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, हाइस्ट है। नाउ द हेड कैशियर इंक्वायर्ड इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ द कैश, जो शॉर्टफॉल हुई है कैश में उसके ऊपर पूछताछ की गई है हेड कैशियर से। नाउ सॉरी, हेड कैशियर ने करी है। नाउ डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ये देखो मैंने इसमें कलर कोडिंग भी करी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। और डिस्पाइट ऑफ में ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे आपका, और डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ 100% सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने में फ़र्क है। के बावजूद, इसका मतलब होता है के बावजूद। याद रखना, मैं उन वर्ड्स को हिंदी में ज़रूर लिखा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, और डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूजुअली लोग करते हैं ऐसा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी,
यूजली क्या होता है, लोग लाइक कोई एक जॉब के लिए फ़ाइट करते हैं, पहले वो अपनी लेट 20s में पहुंच जाते हैं उस जॉब को लेते लेते, फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं है, अगेन दूसरा एग्ज़ाम, फिर फाइट करते हैं, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल कभी अचीव नहीं कर पाते। और जब तक वो अचीव करते हैं तब तक उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि बहुत सारे लाइफ के बहुत अच्छे बेहतरीन मोमेंट्स को वो खो देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज ऑफ कभी नहीं आएगा, कंसिस्ट ऑफ। अगेन इसमें भी पहले से एक प्रेपोजिशन होती है ऑफ। ये थोड़ा यूज करते समय हमेशा प्रॉब्लम करता है। जैसे द कमेटी इज कंप्राइज्ड 5 मेंबर्स, द कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर्स। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि उस कमेटी में 5 लोग हैं, वो कमेटी 5 लोगों से बनती है, उस कमेटी में 5 लोग शामिल हैं, इसका मतलब ये है। तो ऑफ सुनने में और यूज़ करने में बहुत आसान लगता है, बट ये नहीं यूज़ होता। आर कॉलेज कंप्राइजेस क्लासरूम्स, या फिर 10 क्लासरूम्स या 20 क्लासरूम्स, कुछ भी कह सकते हो यहाँ पे। द टेक फेस्ट ऑफ 2021 कंप्राइजेस वेरियस टेक्निकल इवेंट्स। अब जो भी कॉलेजेस में आपके टेक्निकल इवेंट्स होते होंगे, शायद टेक्निकल कॉलेजेस में होते हैं, टेक फेस्ट बोला जाता है उसे, तो उसको बोलते हैं वेरियस टेक्निकल इवेंट्स हो रहे हैं इसमें। कंप्राइजेस या फिर कंसिस्ट ऑफ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ वेरियस टेक्निकल इवेंट्स। अगेन डिस्क्राइब, अब डिस्क्राइब के साथ अबाउट की प्रपोजिशन नहीं आएगी, इनफैक्ट इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन आपकी यूज़ नहीं होगी। और अब आप ये सोचोगे कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई दूसरा वर्ड नहीं है जिसमें इसकी प्रपोजिशन हो, जैसे कंसिस्ट ऑफ था कंप्राइजेस का, इसमें नहीं है, बट इसका एक स्ट्रक्चर है। अगेन एक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर है इसका, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिस्क्राइब समथिंग टू समवन, या फिर फॉर समथिंग, फॉर अ कॉज, अगेन, है ना। तो डिस्क्राइब, द नैरेटर डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्टोरी टू द ऑडियंस, द नैरेटर डिस्क्राइब्ड अबाउट। देखो ये पढ़ने में अगेन ऐसा लगता है कि ये इनसेपरेबल पार्ट है, अबाउट हमेशा डिस्क्राइब के साथ यूज होगा, बट ऐसा नहीं है। द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ देयर साइंस प्रोजेक्ट इन द सेमिनार, अगेन ये लास्ट में सेम है, डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन हिज स्टोरीज। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे रिपीटेड एग्जाम्स हैं, रिपीटेड एग्जाम्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने शायद एग्जाम बोला, एग्जाम्पल्स हैं रिपीटेड एग्जाम्स के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना उनमें जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। डिस्कस, नो प्रपोजिशन, विचार। अब डिस्कस का मतलब क्या है, आपस में बात करना, विचार, क्या बोलते हैं, डिबेट काइंड ऑफ थिंग, कि आपस में डिस्कस करना कोई भी चीज़। तो डिस्कस समथिंग विद समवन, अगेन 2 लोग डिस्कस करते हैं विद समथिंग, पर डिस्कस और समथिंग के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। लेट द स्टूडेंट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट, डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट नहीं होगा, अगेन डिस्क्राइब और डिस्कस काफ़ी हद तक वो है। और इसमें स्टार मार्क कर दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। लैंग्वेज स्किल्स में भी मैं बता रहा हूँ अभी, इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना उस चीज़ को। एम्प्लॉयज़ डिस्कस द प्रोजेक्ट, डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट नहीं होगा, अगेन आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विद यू, विद, अगेन यहाँ पे वही आ गया जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, विद यू एक एग्जाम्पल उसके बेसिस में भी है। नाउ एक्सप्लेन ऑफ समथिंग, एक्सप्लेन अबाउट, ये अगेन आपका स्ट्रक्चर देखेंगे। समवन, कोई एक इंसान एक्सप्लेन करता है किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में, है ना। कैन यू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ योर एक्शन, तो क्या तुम अपने एक्शन का कॉज, कारण बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं होगी, याद रखना है इस चीज़ को। जॉन एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड हिज मिसबिहेवियर, देखो अब वही चीज़ आ गई ना, समवन एक्सप्लेन, किसने एक्सप्लेन किया, जॉन एक्सप्लेन समथिंग, इसने क्या एक्सप्लेन किया, द रीज़न बिहाइंड हिज मिसबिहेवियर टू समवन। अगर जो मैं ये बोल सकता है, जॉन एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड हिज मिसबिहेवियर टू हिज, या फिर अथॉरिटीज़ या इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो टू किसी को एक्सप्लेन करना। राम एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट प्लान टू द एंटायर क्लास, तो अगेन वही एग्जांपल आ गया, किसने एक्सप्लेन किया, राम, समवन, राम एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट टू एंटायर क्लास। नाउ अब देखते हैं अटैक, एक ये भी वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके साथ भी कोई प्रपोजिशन नहीं होगी, बट ये आपको लगेगा कि इसके साथ प्रपोजिशन आती है। ऑन और अपॉन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
अटैक समबडी विद समथिंग, अटैक समबडी विद समथिंग, विद क्या हो गया, किसी भी औजार, इक्विपमेंट या किसी भी चीज़ के द्वारा किसी पर अटैक करना। द थीफ अटैक्ड हिम विद अ नाइफ, द थीफ अटैक्ड हिम विद अ नाइफ, तो थीफ ने क्या करा, उस पर वार किया, किसके थ्रू, किस चीज़ से, एक नाइफ के थ्रू। तो हमेशा याद रखना ये स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जब आप स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, स्ट्रक्चर दिया ही इस वजह से, आप जब स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ को, इस नॉलेज को रिटेन करने में लंबे टाइम तक, है ना। आर फोर्सेज अटैक द एनिमी फोर्ट विद आर्टिलरीज, आर्टिलरीज क्या होता है, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, या बाहुबली मूवी तो शायद आप सभी ने देखी होगी। तो जब भी किसी फोर्ट पे हमला करना होता है तो हमेशा क्या लेके आते हैं, तोप खाने, तोप लेके आते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं आर्टिलरीज। तो अटैक्ड द एनिमी फोर्ट। नाउ एम्फेसिस, एम्फसाइज, एम्फसाइज है वर्ब, सो एम्फसाइज के साथ आपका ऑन यूज नहीं होगा, फील ऐसा ही होगा कि ऑन यूज होता है। एम्फसाइज समथिंग, द टीचर एम्फसाइज्ड समथिंग, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, मैं स्ट्रक्चर मुंह से बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है, एम्फसाइज्ड समथिंग, ठीक है। एम्फसिस एक नाउन है, एम्फसाइज्ड एक एम्फसाइज या एम्फसाइज्ड एक वर्ब है, ये याद रखना। द टीचर एम्फसाइज्ड द मोरालिटी। अगेन नाउ ऑर्डर आस्क फॉर समथिंग, ऑर्डर का मतलब क्या है, आस्क फॉर, ठीक है। इसमें दो तीन हैं वैसे तो, ये आस्क फॉर आपका इसमें आएगा, ऑर्डर समथिंग, ठीक है। तीन कैटेगरी हैं, तीनों कैटेगरी में देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर समथिंग, आई ऑर्डर्ड अ कप केक, या आई ऑर्डर्ड अ कोल्ड ड्रिंक, या आई ऑर्डर्ड समथिंग, या आई ऑर्डर अ पिज्ज़ा, ऐसे कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आस्क फॉर, उधर उसका मतलब क्या है, आस्क फॉर। तो ऑर्डर फॉर समथिंग कभी ही यूज़ नहीं होगा, तीनों स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं होगा। अच्छा, जब आप ये बोलोगे ऑर्डर समथिंग फॉर समवन, यहाँ हमने क्या यूज़ किया, हमने जो ऑर्डर किया ना वो किसी के लिए ऑर्डर किया है। ऑर्डर अ मोबाइल फ़ोन फॉर यू, आई ऑर्डर माई फ्रेंड। अच्छा, ये थर्ड कैटेगरी है, आई ऑर्डर समबडी टू डू समथिंग। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि वो कुछ करे तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, आई ऑर्डर समवन, आई ऑर्डर जॉन टू ब्रिंग मी समथिंग फ्रॉम द कैंटीन। समझ में आ गया। नाउ रिजेंबल, इसको रिसेंबल नहीं बोलना, रिजेंबल बोलना, वो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है इसका। कोई इंसान किसी से मिलता है, उसकी हरकतें, उसकी कोई भी चीज़, हरकतें बुरी ही नहीं होती, हमेशा अच्छी चीज़ें भी होती हैं किसी भी तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं, रिजेंबल फर्स्ट पर्सन के साथ आ रहेगा, रिजेंबल्स थर्ड पर्सन के साथ आपका आएगा, ये शायद आपको बहुत अच्छे से पता होगा। रिजेंबल समवन या समथिंग। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। जॉन रिजेंबल्स हिज फादर, इसका मतलब क्या है, जब कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा मिलता है, हम बोलते हैं ना ये आप पे ही गया है, आपके जैसा ही है, ये बातचीत में आपसे मिलता है। किसी बच्चे के पेरेंट्स से बोलते हैं कि आपका बच्चा बातचीत करते हुए आपसे मिलता है, या खेलते हुए, रनिंग करते हुए, कोई भी चीज़ करते हुए। ही रिजेंबल्स हिज टीचर व्हेन ही टीचर्स, ये अपने टीचर से मिलता जुलता है जब ये पढ़ाता है, इसकी हरकतें बिल्कुल वैसी हैं। रिजेंबल्स हिज टीचर, रिजेंबल्स विद या टू नहीं आएगा। हिज स्टांस रिजेंबल्स हिज फादर व्हेन ही प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है तो उसका जो स्टांस है वो उसके फादर की तरह है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, कोप विद, कोप अप विद, टू मैनेज। अगेन कोप अप विद पूछेगा आपको हमेशा एग्जाम में, यही आपको एरर्स में देगा, बट वो आपको पता होना चाहिए कि कोप विद आएगा, कोप अप कभी नहीं आएगा। कोप विद द न्यू एम्प्लॉयज इफ दे कोऑपरेट, आई विल कोप विद द न्यू एम्प्लॉयज। जब भी जो भी जॉब चेंज करते हैं, यूजुअली स्विच करते हैं, तो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ मैनेज करने में दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। टू गेट अलॉन्ग विद न्यू पीपल इट टेक्स टाइम, राइट, इट टेक्स टाइम टू गेट अलॉन्ग विद न्यू पीपल, गेट अलॉन्ग विद, उनके साथ मिलना जुलना, है ना। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू कोप विद अदर स्टूडेंट्स एट न्यू स्कूल। जब भी कोई स्कूल चेंज करता है तो एक बच्चे के साथ हमेशा दिक्कत होती है। मेरे साथ भी होती थी जब बचपन में नए नए स्कूल्स में जाना पड़ता था, बहुत नए फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगता है, तो वही चीज़ है। रिडिक्यूल, इसको बोलते हैं रिडिक्यूल, राइट। उपहास, उपहास मतलब टू मेक फन ऑफ समवन, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, हंसी मजाक उड़ाना, है ना। रिडिक्यूल समथिंग, अगेन इसके साथ विद और टू नहीं आएगा आपका। रिडिक्यूल समथिंग और समवन डायरेक्ट यूज होगा। हर मदर रिडिक्यूल्ड द नेबर्स, द टीचर रिडिक्यूल्ड हिम। एक एग्जांपल लेता हूँ बड़ा वाला, ये भी सीजीएल का ही एक क्वेश्चन है। आफ्टर स्पिलिंग कॉफी ऑन हिज शर्ट
he knew his co-workers would ridicule him. लास्ट में यूज हुआ है ridiculed with him या to him भी आ सकता है यहाँ पे, बट वो यूज नहीं होगा, ठीक है। अप्रोच, किसी जगह में पहुंचना या किसी को अप्रोच करना, किसी इंसान को या किसी जगह प्लेस में पहुंचना, उसके लिए यूज होगा द ट्रेन इज अप्रोचिंग दिल्ली, दिल्ली पहुंचने वाली है ट्रेन। ही अप्रोच द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास गया, है ना। या फिर आई वुड अप्रोच टू द डीन, या फिर आई वुड अप्रोच टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, या फिर कोई भी चीज़ मैं उनके पास जाऊंगा, इसलिए यूज़ होता है। प्लेस और इंसान दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। नाउ अवेट और वेट फॉर आर सिमिलर, फॉर नहीं आएगा जब अवेट की बात होगी, ये पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अवेट समथिंग, अवेट समथिंग, अवेट फॉर नहीं होगा, वेट फॉर समथिंग। ऑडियंस इज अवेटिंग द परफॉर्मर्स, या फिर ऑडियंस इज वेटिंग फॉर द परफॉर्मर्स। अ क्राउड ऑफ पीपल अवेटेड द ट्रेन, कई बार होता है ना ट्रेन लेट हो जाती है, तो अवेटेड द ट्रेन, दे आर अवेटिंग द ट्रेन। अवेटेड पास्ट हो गया, अवेटिंग आपका कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट की बात हो रही है। अवेटिंग द ट्रेन, ट्रेन आ नहीं रही और हम वेट कर रहे हैं। वी आर ईगरली अवेटिंग हिज अराइवल, और कोई ट्रेन में खास आदमी आ रहा हो किसी का, तो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट विल आंसर व्हाट और होम। अच्छा, ये रिवीजन का पार्ट है अगेन, क्योंकि अब जो 2 टॉपिक बच गए हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस रिवीजन स्लाइड पे बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, उस वर्ब का होगा। बट जब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, बड़े आगे चलो। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट विद देम, मतलब विद देम। कंटिन्यूस बोलने से होता है ऐसा अक्सर। नाउ हमेशा उनके साथ एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो हमेशा व्हाट और whom का रिप्लाई करेंगे। उसका मतलब क्या है, अभी हम देखते हैं दोनों एग्जांपल्स में आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात कर रहे होंगे एक्टिव वॉइस में, दोबारा इस चीज़ को ध्यान करना। ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड व्हाट द बॉल। अगेन इसमें आप देख सकते हैं व्हाट का आंसर आ रहा है सेंटेंस में, इस वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ही किक्ड व्हाट द बॉल। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, द बॉल। शी किल्ड whom, शी किल्ड him। तो whom और व्हाट का जब भी एक वर्ब का ऑब्जेक्ट आंसर, एक वर्ब आंसर देता है व्हाट और whom का, तो वो वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होता है हमेशा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान देना, ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब ध्यान देना, उस वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। आगे समझ में, बड़े आगे। इंट्रांजिटिव वर्ब विच डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट। अब समझो कि कोई भी वर्ब है, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, या तो उस ऑब्जेक्ट और उस वर्ब के बीच में एक प्रेपोजिशन है, या वो ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन ही नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, जरूर थोड़ी वो नाउन ही हो, तो और भी तो हो सकता है, वो देखते हैं क्या है। आई एम गोइंग टू लंडन, अब क्या है, गोइंग तो वर्ब हो गया, ये दोनों वर्ब हो गया आपके ना, आई एम गोइंग टू ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब। आई एम गोइंग टू क्या है आपका प्रेपोजिशन, टू लंडन क्या है, लंडन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पे देखो वर्ब के बाद डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया, बीच में क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, व्हाट और whom का आंसर नहीं देगा। आई एम गोइंग टू व्हाट, कोई आंसर नहीं। आई एम गोइंग टू whom, कोई आंसर नहीं। आई एम गोइंग वेयर का आंसर है, भाई मैं लंदन जा रहा हूँ, और वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बनता, वो इंट्रांजिटिव होता है। सोफिया स्पीक्स लाउडली, अब तो इसने खत्म ही कर दिया ना मामला, यहाँ पे वर्ब आ गया, लाउडली एडवर्ब होता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा, जब भी आपका वर्ब के बाद या तो प्रेपोजिशन होगी या तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और हमेशा याद रखना जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, और इनके साथ प्रेपोजिशन कैसे यूज होगी, या होगी भी या नहीं होगी, वो देखते हैं। जब भी हम ये वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन यूज करेंगे, एडवाइस सलाह देना, आस्क पूछना, बैग, अगेन 2 तरीके के बैग होते हैं, या तो भीख मांगना या अगेन किसी से बहुत ज़्यादा मिन्नतें करना। एनकरेज, प्रोत्साहित करना किसी को, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनवाइट, टेल, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, इन सब के बाद क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है, इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में मैंने बता चुका ऑलरेडी। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, ये सारी चीज़ प्लस हम हमेशा क्या करेंगे, किसी को सलाह देंगे, एडवाइस समवन टू डू समथिंग, इनवाइट समवन फॉर अ डिनर, या फिर इनवाइट समवन टू डिनर,
ठीक है, टेल समथिंग टू समवन, हमेशा याद रखना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है इसका, टू डू समथिंग हमेशा। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी लिख दी थी, ओमिट टू आफ्टर द वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, ये टू नहीं आना चाहिए कभी भी। ठीक है, दोनों चीज़ बता दी, स्ट्रक्चर बता दिया, ट्रिक बता दी, कुछ एग्जांपल्स हैं। आई एडवाइज्ड हिम टू स्टडी हार्ड, मैंने सलाह दी कि अच्छे से पढ़ो। आई कमांडेड हिम, मैंने उसको कमांड करा कि यहाँ से चले जाओ। आई ऑर्डर हिम टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट। आई इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, मैंने पुलिस को बताया ऑफ द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, टू डू समथिंग या ऐसा कुछ नहीं है। इन्फॉर्म द पुलिस, जब इन्फॉर्म्ड होता है वो अपने साथ ऑफ की प्रेपोजिशन लेता है, वो बाद में देखेंगे, कंफ्यूज मत होना। अभी हम ये देख रहे हैं कि इन वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब है नहीं आएगी भाई, प्रेपोजिशन नहीं आती, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन या फिर ट्रांजिटिव वर्ब, खत्म बात। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, इंक्वायर्ड और इन्फॉर्म के साथ यूजुअली आपका ऑफ प्रेपोजिशन आता है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम। ठीक है, अब देखते हैं आगे। लास्ट चीज़, लास्ट स्लाइड, लास्ट ऑप्शन है, ये आपका क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने क्या बोला था, इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या आएगा आपका, प्रेपोजिशन आएगी, वो भी कौन सी, यूजुअली टू आती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, प्रपोज, प्रस्ताव करना, प्रस्ताव देना, भेजना, रिपोर्ट, किसी को जानकारी देना, ठीक है, से अगेन कहना, सजेस्ट, ठीक है, तो ये सलाह देना, सजेस्ट, टू समबडी, टू समवन, समवन और समबडी सेम होता है, ठीक है, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया, पहले वाले लेक्चर नंबर 20 में बताया अच्छे से बहुत। शी सजेस्टेड टू मी अ ग्रेट आइडिया फॉर द पार्टी। अच्छा, इस सुनने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे टू गलत आ रहा है, ऐसा है क्योंकि प्रपोज के बाद टू कोई भी इंसान यूज़ नहीं करता, मैंने बहुत जगह देख चुका है, नहीं यूज़ करते लोग, है ना। तो उसके ऊपर भी एक एग्जांपल लेंगे। द असिस्टेंट रिपोर्टेड टू हिज इमीडिएट अथॉरिटी विद द डेली वर्कशीट। तो जो डेली वर्कशीट थी उसने अपनी इमीडिएट अथॉरिटी को बताया, टू हिज इमीडिएट अथॉरिटी। नाउ दे प्रपोज टू बाय अ न्यू हाउस, ही प्रपोज टू मी फॉर मैरिज। उसने शादी के लिए प्रपोज किया और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि वो नया घर लेंगे। ही सेड टू मी दैट ही वाज स्लीपी, उसे नींद आ रही है, ही सेड टू मी हो गया यहाँ पे, एंड सेड टू हिम दैट शी वांटेड टू गो होम। अगेन लास्ट वन, माइक सेड टू मी दैट ही लव्ड मी। देखो एग्जांपल्स ज़्यादा लिए हैं ताकि हर एक वर्ड को इंक्लूड करें, ठीक है, और कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिया है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा याद ज़रूर करना पड़ेगा आपको, नो मैटर की कोई भी कितना भी कॉन्सेप्ट समझा दे आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लेंगे विद इन 3 और 4 डेज आपका नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशन। समझा करो यार, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक, ठीक है, और हम मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।